बोल के लब आजाद है तेरे। प्रिया जी, बोल के इस ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। आपने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जी। और पार्टी लीडरशिप ने आपको बहुत सारी जिम्मेवारियों से भी नवाजा है। एडिशनल स्पोक्स पर्सन के ओहदे पे आपको दिया है आपका, एंड यू आर नाउ दी लीड रिसर्च एनालिस्ट। जी। सो इस सबको आप कैसे देखती हैं? पहले तो आई थिंक मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ लीडरशिप के कि दे थॉट कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल हूँ। दे हैव मेड मी द फेस ऑफ द पार्टी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, हमारी कम्युनिटी को इतनी एक्नॉलेजमेंट शायद नहीं मिल पाती। सो आई होप विद दिस पोस्ट मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम्स एज अ कश्मीरी मैं अपनी बात हर जगह रख पाऊँ विद रिसर्च, जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि विद डिफरेंट टाइम्स सारे सिनेरियोज बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो आई होप इट कैन ब्रिंग अ गुड चेंज फॉर अस एंड फॉर आवर कम्युनिटी, एंड हो सकता है इससे हम इतने लाइटली ना लिए जाएं जैसे लिए जाते हैं। आपका एक सियासी घर से ताल्लुक है। आपके जो ग्रैंडफादर हैं मरहूम पीएल मंजूर साहब, वो भी एक सियासतदान थे, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सियासत में क्या उनकी ज़ात का आप पे कोई असर पड़ा कि सियासत में आना है, या एक आपका इंडिविजुअल डिसीजन था? देखिए, बचपन में मैं बहुत छोटी थी जब वो ही वाज एक्टिव एट दैट टाइम, और उन्हें देख के, उनके बारे में जान के, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि आज भी मुझे उनके बारे में नई नई चीज़ें पता लगती है, और मैं सोचती हूँ कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में इतनी चीज़ें कैसे कर लेता है। बट हाँ, उनका ही हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। दैट वाज एक रीज़न है बहुत बड़ा कि मैंने सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई पीपल नाउ, इट इज़ हाई टाइम। तो जी हाँ, उनका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ पे, क्योंकि मुझे लगता है बचपन में जो हम देखते हैं उससे हम काफ़ी सीखते हैं, अनजाने में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब जब आप सियासत में हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके ग्रैंडफादर से आप लगती है कि आपको बहुत काम आएंगी सियासत? आई थिंक एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने सीखी है उनसे, और मैं चाहूँगी कि मैं वो अपनी लाइफ में ला पाऊँ, उनके दरवाज़े कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर उनकी लाइफ का 5% भी अपने अंदर इम्बाइब कर पाऊँ तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। आप यंग हैं, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? आपके तालीमी जो बैकग्राउंड है व्हाट अबाउट इट? वेल, मेरी स्कूलिंग जम्मू में हुई। आई वॉज इन BSF स्कूल देयर, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी नाइस। I was 17 when I moved out from Jammu for further studies. मैंने LLB करा पुणे से, again very nice place. उसके बाद I was a practicing Supreme Court lawyer, did practice in Delhi, in Jammu for a while, and then now I'm here. श्रेया जी, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, वो आपके फैसले से खुश हैं? उनका क्या रवैया है आपके इस फैसले की तरफ? मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तो ऑब्वियसली सब काफ़ी खुश हैं। My parents unfortunately passed away 2 years ago, but मैं बिल्कुल अगर सोचूं कि उनके होते हुए भी अगर मैंने ज्वाइन किया होता तो उनसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसके अलावा मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें हमेशा से ही मेरे ख्याल से ये मालूम था कि अगर मैं कभी भी पॉलिटिकल एरेना के आसपास भी आऊँगी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही होगा। तो आई थिंक ऑल इन ऑल सब खुश है, सब एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड इट, दे आर हैप्पी। एक नैरेटिव नेशनली पेडल किया जाता है कि बंडिंगू के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है और कश्मीरी मुस्लिम्स के एस्पिरेशंस है वो डिफरेंट है, तो इस पे आपका क्या रवैया है? देखिए, आपने खुद ही कहा कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, बिकॉज़ वही सच है, ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, बिकॉज़ हमारे डिवीज़न से कई लोगों को फ़ायदा होता है। मैं बचपन से कश्मीर आती हूँ, यहाँ रहती हूँ,
मुझे कभी भी ये एक मिनट के लिए भी फील नहीं होने देता कोई भी कि मैं पंडित हूँ और वो मुसलमान हैं और हमें अलग अलग रहना है। नॉट इवन वंस। ये जो नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं वो हमें अलग करके हमें एक वोट बैंक की तरह यूज़ करने के लिए किए जाते हैं। नैरेटिव्स तो ऐसे भी क्रिएट करे जाते हैं कि हम लोग सेक्युलर नहीं हैं, हमें एक दूसरे से नफ़रत है। यहाँ रह के तो ऐसा कुछ नहीं लगता हमें। आपने कहा कि आप कश्मीर आपकी जाति रहती हैं, तो आम आवाम का कैसा रवैया आपकी तरफ रहता है जब आप अपने लोगों में जाते हैं या अपने इलाके में जहाँ से कि आपकी फैमिली के ऑरिजिन्स हैं, लोगों का कैसा रवैया है? मेरी फैमिली बेसिकली अनंतनाग से है, तो ऑलमोस्ट जब भी मैं यहाँ आती हूँ अनंतनाग जाने का एक वो ट्रिप बन ही जाता है। वहाँ जाके आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी थी, मैं वहाँ गई थी, छोटी क्या मतलब स्कूल में थी, और मैं वहाँ गई थी तो हम लोग नागबल के आसपास कहीं थे एंड वी यूज्ड टू लिव इन जंगलात मंडी। तो वहाँ कुछ लोगों ने हमें रोका और माई सिस्टर हैज़ अ वेरी सिमिलर फेस टू माई फादर, तो जस्ट दे रिकग्नाइज्ड कि ये एक पर्टिकुलर फैमिली से है एंड ओ माई गॉड द वेलकम दैट वी गेट एवरी टाइम वी गो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये लोग हमसे कुछ अलग हैं, नहीं हैं, हम सब एक हैं। तरक्की के हवाले से जो हुकूमतें आई 90 के बाद, हर किसी हुकूमत ने कुछ ना कुछ काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत शायद वाहिद हुकूमत है जिसने कुछ ज़्यादा ही वेंट आउट ऑफ इट्स वे टू डू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर कश्मीरी पंडित प्रेसिडेंट। आपको लगता है पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ है? इतना ब्रवाडो के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी, क्योंकि कश्मीरी पंडित हैव बीन लाइक अ सेंटर पीस ऑफ बीजेपी's डेवलपमेंट नैरेटिव। उनका कश्मीर नैरेटिव में दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द टॉप ऑफ देयर एजेंडा। तो क्या वाकई कुछ काम हुआ है, आपको लगता है? पिछले 10 साल में कश्मीरी पंडित्स हैव बीन अ सेंटर पीस ऑफ बीजेपी's स्पीचेस, नथिंग एल्स। उन्होंने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडित्स के लिए। यहाँ पर पिछले 10 साल में जितनी हमारे साथ गलत चीज़ें हुई हैं, अगर उस पर एक लिस्ट बनाई जाए तो दैट विल बी वे बिगर देन द लिस्ट जो वो डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट चल रही है इस वक्त। 2013-14 में 12-13 में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट वाज 4.9%, अभी वही 18% पे है। ये डेवलपमेंट होती है? ये किस तरह की डेवलपमेंट है जहाँ लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं? हमारे यहाँ टारगेट किलिंग्स हो रही हैं जो पिछले कितने सालों में नहीं हुई थी, और अब कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो गई है और ये कहते हैं कि हम सिक्योर हैं। किस तरह से सिक्योर हैं? यूएस ट्रैवल एडवाइजरी कहता है कि आप जम्मू कश्मीर मत जाइए, द लेवल 4 की एडवाइजरी वो जारी करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ सब सिक्योर है। कैसे है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कश्मीरी पंडित यूथ जो है उनके कैसे मसाइल हैं अभी? आपने खुद कहा कि तरक्की के हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से कुछ खास नहीं किया है इस गवर्नमेंट में, तो इश्यूज़ क्या है अभी कश्मीरी पंडित यूथ के? कश्मीरी पंडित यूथ आज से 30 साल पहले भी जो यूथ थी, जो मसले उनके थे, आई थिंक प्रिटी मच अभी भी वही है। मुझे लगता है ये कम्युनिटी सर्वाइव सिर्फ इसलिए कर पाई है पिछले 30 साल में बिकॉज दे आर एन एजुकेटेड क्लास। अगर उनकी पढ़ाई भी उनके साथ ना होती तो इनका क्या होता वो हमें नहीं पता। क्योंकि आकर तो बहुत लोग कहते हैं कि हम जी आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। जो करते हैं उनके लिए ये लोग फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं कि उनकी भी बात ना सुनी जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनको सिर्फ पावर चाहिए, इन्हें वोट्स चाहिए। दे वांट टू क्रिएट वोट बैंक्स आउट ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड दे वांट टू यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। और कोई इनका रीज़न, कोई यूथ की किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करने के लिए रेडी है? अभी बजट आया, वर्ल्ड वाइड इंडिया में बात चल रही है कि इंडिया के बजट में यूथ के लिए कुछ नहीं है। क्या है वहाँ पर? दे आर डूइंग नथिंग फॉर अस। श्रेया जी, आपने कहा कि आपका लोकल आवाम के साथ उठना बैठना है, तो कंटैक्ट आपका है, तो आपको क्या लगता है क्या मसाइल हैं? लोग अपने मसाइल आपको बताते होंगे, तो लोगों के मसाइल क्या हैं? देखिए, लोगों के मसाइल अगर हम बड़े बड़े इश्यूज़ पे जाएंगे तो काफ़ी सारे हैं, मगर हमारी तो बेसिक नीड्स भी यहाँ पूरी नहीं हो रही। बिजली, पानी, जो कि शायद आज से 20, 25, 30 साल पहले दिक्कत होनी चाहिए थी, वो 2024 में हो रही है। 6-6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जाती है यहाँ पर।
लाइट नहीं रहती, ऊपर से आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है। किसने सोचा था कश्मीर में 36 डिग्री का टेम्परेचर होगा। हमारे बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें इतनी गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक का डर होता है, पेरेंट्स आर स्कैर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यहाँ पे कोई एवेन्यू नहीं है। और बीजेपी क्लेम करती है कि 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये कौन सी डेवलपमेंट है जो हमें नहीं दिख रही? क्या हम बायस होके ये देखना नहीं चाह रहे हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है? मुझे समझ नहीं आता है कैसी डेवलपमेंट है ये। उसके अलावा हमें यहाँ कश्मीर में रह के गर्मी लगती है। हमारे कितने ऐसे यूथ नौजवान लोग हैं जो इंडिया की कितनी ही अलग अलग जेलों में बिना चार्जशीट फाइल हुए बंद हैं। दे आर रॉन्गफुली प्रेजेंट, उन्हें कोई सहूलियतें वहाँ नहीं दी जाती। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे भी प्रिजनर्स देखे हैं जिन्हें जब कोर्ट में पेश करा गया तो उनका स्किन पील हो रहा था, क्योंकि उन्हें जिस प्रिजन में रखा जा रहा है, एक तो उनकी चार्जशीट फाइल नहीं है, उन्हें जिस प्रिजन में रखा जा रहा है वहाँ कॉन्स्टेंटली एक बल्ब जला के रखा हुआ है 40-50 डिग्री की गर्मी में। When heat wave was on its peak and the powerful people were sitting in their rooms with their ACs on, हमारे बच्चे ये सफ़र कर रहे थे। तो कहाँ की डेवलपमेंट और क्या? पिछले 10 साल में कल्चरल प्रिजर्वेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको लगता है कुछ हुकूमत ने किया है कश्मीरी पंडित्स के जो श्राइन्स हैं वगैरह उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए कुछ इकदाम हुए हैं? पिछले 10 साल से दे हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर कश्मीर। इन्होंने हमारे कल्चरल प्रिजर्वेशन की जो सबसे बेसिक धरोहर होती है वो होती है हमारे जहाँ हम जाके प्रे करते हैं, हमारे होली प्लेसेस, हेरिटेज साइट्स, राइट। उनकी आज जो हालत है वहाँ जाके मेरे जैसा एक इंसान रो पड़ता है। मैंने जैसा बताया, मैं अनंतनाग काफ़ी जाती हूँ। नागबल इज़ वन प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। माई पेरेंट्स, मेरी सारी फैमिली वहाँ पे उन्होंने अपना बचपन निकाला है। तो मैं अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले नागबल गई और वहाँ की हालत देखकर मैं वापस आकर एक्चुअली आई क्राइड बिकॉज दैट प्लेस इज़ इन शैम्बल्स। वहाँ पे जो नाग है उसकी वो हालत है। वहाँ पे स्विमिंग करा करते थे लोग, उस पानी में हाथ डालने के लिए इंसान 4 बार सोचेगा, वो उन्होंने हालत करके रखी है। कौन सी प्रिजर्वेशन? हमारे हिंदू श्राइन्स छोड़िए, हमारे मुस्लिम श्राइन्स, उनके लिए क्या हुआ है जब से वक्फ बोर्ड ने लिया है? आप हजरत बल की हालत देखिए। यहाँ निशात में हमारे मंदिर तोड़ के वहाँ बाथरूम बनाए जा रहे हैं। ये कर रहे हैं ये हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के साथ। पॉलिटिक्स के लिए, वोट्स के लिए रिलीजन को बीच में रख के ये लोग वोट्स मांगने आते हैं। उस वक्त क्या हो जाता है जब इसी रिलीजन की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तब सब भाग क्यों जाते हैं? कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत आए थे, जो कि फैसिलिटेट किया था उमर साहब की गवर्नमेंट में। उनके दौर में बहुत सारे जो यूथ है कश्मीरी पंडित, उनको इंडक्ट किया था सर्विसेज में, तो आए भी थे यहाँ पे काफ़ी तादाद में उस दौर में। तो पिछले दिनों जो किलिंग्स हुई पिछले साल पंडित की, तो वो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमें वापस नहीं आ रहा। तो आप इस सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? उमर साहब के टाइम पे मेरे ख्याल से 3000 तक कश्मीरी पंडित्स थे जिनको यहाँ पे पोस्टिंग मिली। वो यहाँ वापस आए, वो यहाँ रहे, उन्होंने अपनी नौकरियाँ करी। इनफैक्ट माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो यहाँ 6 महीने रहते थे। ही वाज इन JKI। वो 6 महीने गर्मियों के यहाँ होते थे, 6 महीने जम्मू में होते थे। नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स। ये जो रीसेंट टारगेट किलिंग शुरू हुई हैं, उसके बाद जब लोगों को सिक्योरिटी ही नहीं है, आपने सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख दिया, उन्हें एक एटमॉस्फेयर से कम्प्लीटली कट ऑफ करके आपने उनको रख दिया। टारगेट किलिंग्स होनी शुरू हुई, उन्हें वापस जाना अलाउ नहीं किया, तो क्या करेगा इंसान? आपने एक कम्युनिटी जो पहले ही हेल्पलेस थी उनको और ज़्यादा डिसएम्पावर कर दिया। और आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी की, कि हमने जी ये कर दिया, फलाना ढमकाना, जो भी। मैं कहती हूँ, मुझे आप बताइए आपने पिछले 10 साल में क्या किया। एंड अगर एक भी चीज़ ऐसी हुई जो उन्होंने कही, एग्जीक्यूट करी और सक्सेसफुल रही, मैं मान जाऊँगी उन्हें। मैं पार्टी में आई अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे आए हुए। Everybody has been extremely welcoming.
मैं एज यू नो लॉयर हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही थी। आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड और मैं यहाँ आई हूँ। पिछले 2 साल में अनफॉर्चुनेटली लाइक आई मेंशन्ड आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स। तो उस वक्त मुझे लगता है मुझे एक फैमिली की बहुत ज़्यादा नीड थी, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन दैट फॉर मी। इट हैज़ बीन a great support system for me. All of the leaders, every single person in the party, sabne, they have welcomed me with open arms. They have guided me through it, and they continue to guide me. And I'm very, very extremely thankful to them. आपका हमारे प्रोग्राम बोल में आपने शिरकत की, तो बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो you. उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का सियासी सफर बहुत खुशगवार होगा। Thank you. Thank you.